इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट में चलेंगे और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे फूड पाइप या ऑइसोफेगस के बारे में, उसके बाद स्टमक के बारे में, स्टमक के पार्ट के बारे में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसके पार्ट के बारे में और लीवर, पैनक्रियाज, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, फूड पाइप क्या है। देखिए, इसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, यानी फूड पाइप की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मान लीजिए ये आपका फूड पाइप है। अब इसको कहेंगे फूड पाइप, और इसके अंदर जो भोजन आता है उसको हम बोलस कहते हैं। और बोलस आप पहले ही देख चुके हैं फ्रेंड्स। बोलस का मतलब होता है डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिक्सचर। डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, क्या, बोलस। और इस फूड पाइप के जरिए जो भोजन होता है बोलस के प्रकार का, वो स्टमक यानी पेट या उदर में चला जाता है। अब किस प्रक्रिया के थ्रू भोजन जाता है फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, इसमें संकुचन होता है। इस रूप में ऐसे संकुचित होकर के भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकुचित करते हुए ये ढकेलते चला जाता है फ्रेंड्स, धक्का देते हुए चला जाता है फूड पाइप में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रमाकुंचन विधि। पेरिस्टालिसिस मोशन के थ्रू ये भोजन फूड पाइप के जरिए स्टमक में प्रवेश करता है। ये मान लीजिए नोज वाला पार्ट है, नोज, ये माउथ है, और ये पूरा हिस्सा इस रूप में है गले का। अब इसमें ये जो हिस्सा है ये है, ये हमारा इधर वाला जो पार्ट है ये फूड पाइप है, और इधर वाला पाइप जो है, इधर वाला विंड पाइप है। यानी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों होते हैं एक साथ। और इसमें जो ऊपर से ढक्कन के जैसा संरचना होता है वो एपिग्लॉटिस होता है फ्रेंड, घाटी का ढक्कन। और यह भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। यानी इसके रहने से जो भोजन होता है वो विंड पाइप में नहीं पहुंचता है और आसानी से हम लोग भोजन कर पाते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एपिग्लॉटिस होता है। अब अगर बात करें स्टमक की, 2 से 3 घंटे तक भोजन यहाँ पर पड़ा रहता है फ्रेंड्स। यानी 2 से 3 घंटे तक भोजन यहाँ पड़ा रहता है। हमारा मान लीजिए आमाशय है, इस आमाशय में लेयर बने होते हैं फ्रेंड्स। ये जो लेयर है, इस लेयर को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। और ये करती क्या हैं, एक गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जठर रस बनाती हैं। और उस जठर रस में HCl एसिड होता है, HCl अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है फ्रेंड्स। HCl के कार्य देख लें तो यह सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, पहला कार्य है। और यह आमाशय में एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है। अगले कार्य की बात करें तो यह जो है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेट कैसे करता है, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको HCl मिलता है तो HCl के द्वारा ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है, और ये दोनों एक्टिव हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे HCl इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। पेप्सिन और रेनिन का क्या काम है, इनको देखेंगे तो प्रोटीन को पेप्टाइड से या पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। और यहाँ प्रोटीन का 90% डाइजेशन हो जाता है फ्रेंड्स। यानी 90% अगर देखें पाचन, तो प्रोटीन का यहीं पर होता है पेप्सिन के द्वारा। और मिल्क जो है रेनिन के द्वारा केसीन में बदल जाती है, और केसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। और 100% डाइजेशन मिल्क का यहीं पर हो जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा।
अब उसके बाद आमाशय के भाग देख लें। आमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? अब देखिए, ये मान लीजिए ये आमाशय है। अब ये आमाशय है तो एक पार्ट यहाँ पर हो गया फंडस पार्ट, एक ये वाला पार्ट हो गया फंडस पार्ट। उसके बाद यहां से एक ये वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, और एक ये वाला पार्ट है कार्डिया पार्ट। ये कार्डिया पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट है, और ये फंडस पार्ट है। अब याद रखेंगे, ये जो लेयर पाया जाता है, इस लेयर को, बाहरी वाले लेयर को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो HCl स्रावित करता है, और इसके अंदर वाले इस वाले लेयर को हम लोग कहते हैं म्यूकस लेयर। ये श्लेष्मा परत है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं स्टमक का पीएच, यानी उदर का पीएच 1.3 से 1.5 के रेंज में होता है। स्टमक के फूड को काइम कहते हैं फ्रेंड्स, यानी स्टमक के फूड को काइम कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, छोटी आंत की। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है। डायमीटर देखें, व्यास देखें तो 1 इंच होता है, और यहाँ फूड का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण दोनों होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फूड का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब याद रखेंगे, ये यहां से यहां तक ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम, और ये पार्ट है जेजुनम, और एक तीसरा वाला पार्ट यहां पर हो गया इलियम। तो 3 पार्ट हैं फ्रेंड्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं। और इस 3 पार्ट में ड्यूडेनम से जुड़े 2 आर्गन्स होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। देखिए, लीवर जुड़ा होता है और ये पैनक्रियाज जुड़ा होता है। पैनक्रियाज लीफ की तरह आकार का होता है, पत्ती के आकार का, आग्नेयाशय जिसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, अब इससे ये लीवर जुड़ा होता है, यकृत जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा आर्गन होता है गाल ब्लैडर, पित्ताशय, ये भी इसी से जुड़ा होता है फ्रेंड्स। यानी ये लीवर और ड्यूडेनम के डक्ट से जुड़ा होता है फ्रेंड्स। और ये जो है ये पैनक्रियाज है, पत्ती के जैसा संरचना होता है, आग्नेयाशय, ये दोनों आर्गन इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं ड्यूडेनम पार्ट, अंतःग्रहणी भाग, इसके बारे में। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो पहला आप देखे हैं लीवर यानी यकृत। अब लीवर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो देखिए स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। लीवर की सेल्स का नाम हिपैटिक सेल है। हिपैटिक सेल में रीजनरेशन यानी पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लीवर हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन्स है, यानी कहने का मतलब है यकृत सबसे भारी और बड़ा आंतरिक अंग है हमारे शरीर का, ये याद रखिएगा। और इसका वेट की बात करें, भार का, तो 1.5 से 1.7 kg तक होता है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लीवर बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है फ्रेंड्स। बाइल जूस, लीवर जो है बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है। और देखिए, जब बाइल जूस एक्सेस मात्रा में लीवर में बन जाता है तो वह पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फ्रेंड्स। और एक दिन में लीवर लगभग 600 से 700 ml प्रतिदिन बाइल जूस बनाता है, ये याद रखिएगा। बाइल जूस का पीएच 7.9 से 8.5 होता है। अब पीएच 7 से ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रकृति जो है बेसिक यानी क्षारीय हो जाएगी। बाइल जूस का रंग ग्रीन यानी हरा होता है, और ये किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण इसका रंग हरा होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण इसका रंग हरा होता है, ये याद रखिएगा। अब लीवर के बारे में
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर जो है बिलीरुबिन भी बनाता है, ये याद रखिएगा। और यह प्लाज्मा को लाइट येलो कलर देता है, यानी हल्का पीला रंग देने का काम कौन करता है? बिलीरुबिन देने का काम करता है फ्रेंड्स। और बिलीरुबिन की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो गई तो जॉन्डिस हो जाता है, यानी पीलिया हो जाता है, ये याद रखिएगा। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं। बाइल जूस के कार्य क्या हैं? हमारे शरीर में बाइल जूस करता क्या है? तो यह फैट्स यानी वसाओं की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित करता है। फैट्स यानी जो फैट्स के देख रहे हैं बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बाइल जूस के द्वारा ये 90% फैट के बड़े बूंद छोटी बूंद में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड में बदल जाता है बाइल जूस के कारण, ये याद रखिएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग, इस प्रक्रिया को कहते हैं पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। और लीवर जो है पायसीकरण प्रक्रिया पर कार्य करता है, पायसीकरण प्रोसेस पर कार्य करता है। पायसीकरण होता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। पायसीकरण इमल्सिफिकेशन, तो लिक्विड के बड़े बड़े पार्ट्स को लिक्विड के छोटे छोटे पार्ट्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पायसीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरे आर्गन की बात करते हैं हम लोग पैनक्रियाज की। तो यह पैनक्रियाटिक जूस यानी आग्नाशयी रस बनाता है। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, और यह एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी सिक्रीट यानी स्रावित करता है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है? याद रखेंगे, जो हार्मोन बनाता है उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो एंजाइम बनाता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाता है उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पैनक्रियाज जो है एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी बना रहा था। तो जब पैनक्रियाज एंजाइम और हार्मोन दोनों बना रहा है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देंगे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और पैनक्रियाज की जो खोज किया था वो लैंगर हैंस द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। इसका आकार पत्ती के जैसा होता है, जैसा कि बताए ही हैं, और यह जो है ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, ये याद रखिएगा, यह ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। अब पैनक्रियाज के जो सेल होते हैं, तो पैनक्रियाज के 4 सेल होते हैं, याद रखेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अल्फा सेल 20% या 5%, अब एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इनको आप याद रख लेंगे। किसी एग्जाम में 20%, किसी में 5% ऐसे पूछा है, तो याद रखिएगा अल्फा सेल पैनक्रियाज में 20% या 5% होता है। बीटा सेल की बात करें तो 70% या 90%, और डेल्टा सेल की बात करें तो 5% या 2.5%, एफ सेल की बात करें तो 5% या 2.5%। अब याद रखें, ग्लैंड्स वाले चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। बीटा सेल सबसे ज्यादा होती है, चूंकि देख रहे हैं 70 से 90%, 70 या 90% पाया जाता है बीटा सेल, तो इसलिए बीटा सेल पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा होता है। फिर अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये तीनों हार्मोन बनाती हैं, इसलिए इन तीनों सेलों को इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। लेकिन एफ सेल जो है ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और पैनक्रियाटिक जूस एक प्रकार का एंजाइम है, तो एंजाइम बनाने के कारण इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम देंगे। तो यह सेल बहिस्रावी ग्रंथि हो गया, और अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं फ्रेंड्स। और पूरे पैनक्रियाज की बात करें तो ये मिक्स्ड ग्लैंड होगा। अब देखिए, पैनक्रियाटिक जूस आग्नाशय रस की बात करें तो ये सिक्रीशन श्रावण होता है 1 लीटर प्रतिदिन, यानी इसका जो सिक्रीशन होता है वो 1 लीटर प्रतिदिन होता है। और इसका पीएच मान देखें तो 7.5 से 8.3 के रेंज में होता है, और इसलिए 7 से ज्यादा होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और यह एक प्रकार का एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा लाइपेज एंजाइम, तीसरा एमाइलेज एंजाइम। अब इनका कार्य क्या है इसको देख लें।
ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन एमिनो एसिड या पेप्टोन्स में बदल जाते हैं और यहाँ 100% डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का, ये याद रखिएगा। फैट की बात करें तो लाइपेज द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है, यहाँ फैट का 100% डाइजेशन हो जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एमाइलेज द्वारा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में ये परिवर्तित हो जाता है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी 100% पाचन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्टमक के इस पार्ट में पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि स्टमक के ड्यूडेनम वाले पार्ट में फूड का कंप्लीटली पाचन हो जाता है, पूरी तरह से पाचन संपन्न हो जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब जेजुनम वाले पार्ट पर आते हैं तो यह छोटी आंत का ऐसा पार्ट है जहां न तो पाचन होता है और न ही भोजन का अवशोषण होता है। तो यहाँ होता क्या है, यह भोजन को इलियम में ट्रांसफर करने में सहायक है। यानी अगर हम बात करें कि जेजुनम वाले पार्ट की, तो यह भोजन को जेजुनम पार्ट से इलियम पार्ट में ट्रांसफर कर देता है, बस इसका यही काम है फ्रेंड्स। अब इलियम पार्ट की चर्चा करते हैं तो इस पार्ट में न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। याद रखेंगे यहाँ पानी का अवशोषण नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पानी का अवशोषण नहीं होता है। इलियम में अंगुली नुमा संरचना होती है और इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। अगर बात करें संरचना, देखिए ऐसे संरचना ये बनाया गया है इलियम का, इसमें ये जो ऊपर की ये संरचनाएं हैं इन्हीं को विलाई कहेंगे या विली कहेंगे और ये फिंगर लाइक संरचना होती है इसकी। और ये जो ऊपर ये इस वाले में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें जो है जो भोजन होता है उसको हम रिजर्व्ड फूड यानी संग्रहित खाना या संचित भोजन कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर जो भोजन है इसको हम कहेंगे अवशोषण के बाद फूड का शेष भाग लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाता है। यानी ये जो पार्ट है भोजन का, यह ऐसा पार्ट है जिसमें से जो है न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद ये बचा हुआ है, अब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर होता क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित होते हैं, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं संग्रहित खाना या संग्रहित फूड यानी संचित फूड संग्रहित होता है। और सबसे ज्यादा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में संचित होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और यह सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि रिजर्व्ड फूड जो होता है ग्लाइकोजन, इसको लीवर स्टोर करता है, यानी ग्लाइकोजन को लीवर स्टोर कर लेता है, ये याद रखिएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, बड़ी आंत की, तो इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। याद रखेंगे बड़ी आंत नाम ही है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, ये याद रखिएगा। और व्यास की बात करें तो 3 इंच होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए बड़ी आंत की ये संरचना है। अब इस बड़ी आंत के संरचना में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम रेक्टम कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक के ये वाले पार्ट जो हैं इनको कोलोन कहेंगे। और ये जो संरचना यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको हम सीकम कहेंगे। और ये आपका छोटी आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी होती है और यहीं पर होता है इलियम, इलियम यहीं पर होता है फ्रेंड्स। और इस सीकम वाले पार्ट में अपेंडिक्स होता है और सीकम के अंदर एक वेस्टिजियल आर्गन, इसी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, वेस्टिजियल आर्गन अवशेषी अंग वर्मी फार्म अपेंडिक्स होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अपेंडिक्स के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा है।
वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, तो उसमें आंसर होता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये याद रखिएगा। और ये अपेंडिक्स सीकम का एक पार्ट है और ये वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। अब कोलोन की बात करें तो यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें पानी का अवशोषण होता है। याद रखेंगे पानी का अवशोषण यहीं पर होता है कोलोन में। इसमें इस्चेरिया कोलाई या इस्केरिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और ये जीवाणु डाइजेस्टेड फूड में मिल जाता है। और जैसे ही डाइजेस्टेड फूड में मिलेगा तो यह फूड वेस्ट फूड या मल में परिवर्तित हो जाएगा। फ्रेंड्स, ई कोलाई का काम क्या है? देखिए, ई कोलाई का भोजन मल होता है। अब ये मल से अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन ई कोलाई के शरीर में विटामिन के और विटामिन B12 बनता है और यही विटामिन के और विटामिन B12 हमारे शरीर को दे देता है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसलिए याद रखेंगे, इसलिए ई कोलाई जीवाणु एवं ह्यूमन के बीच में यानी मानव के बीच में एक रिलेशन होता है। साइंस की लैंग्वेज में इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध कहते हैं। यानी वो कुछ शरीर से कुछ लेता है भोजन के रूप में और फिर वापस शरीर को दे देता है, और ऐसे संबंध को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवन संबंध। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेक्टम की। तो यहाँ वेस्टेज फूड यानी ये जो है जो वेस्टेज फूड होता है वो कुछ समय तक रहता है रेक्टम वाले पार्ट में। इसके बाद एनस यानी गुदा के द्वारा यह बाहर चला जाता है। फ्रेंड, तो ये पूरा आपका डाइजेशन वाला पार्ट था। डाइजेस्टिव सिस्टम यही आज खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग ग्लैंड्स की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, और ग्रंथि के बारे में देखेंगे। एक क्लास में ग्रंथि पूरी समाप्त हो जाएगी और ऐसे आपको नोट्स लिख करके वहीं समझा दिया करेंगे और लिख करके बताएंगे नहीं, लिखा हुआ नोट्स है और इसको समझाते रहेंगे। समय की बचत हो जाएगी फ्रेंड्स और आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अगर अच्छा लगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।